नमस्कार। एक बार फिर से आपको आज के इस सेक्शन में हम महासागर विज्ञान का एक हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं और यह हिस्सा हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हम ऐसे टाइड आज का मुख्य डिस्कशन का हिस्सा है। इसे हिंदी में हम कहते हैं ज्वार भाटा। आप एक सामान्य सा बात जानिए कि सागर के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और सागर के जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ऐसे इंग्लिश में दो शब्द हैं, टाइड एंड इब्स। सागर के जल का ऊपर उठना टाइड और सागर के जल का नीचे गिरना इब्स कहलाता है। ये वेव नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर ऐसा होता हो तो उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। इसका मीनिंग लिख लीजिए, इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ लिखिए। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जब सागर का जल ऊपर उठता हो तो उसे ज्वार कहते हैं और सागर के जल के नीचे गिरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। इसको इंग्लिश में लिखें, due to gravitational force of moon and the sun, the rise of water is named as a tide and the fall of water is named as ebbs. जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दोनों की दूरी को देखिए तो सूर्य की दूरी अधिक है और चंद्रमा की दूरी कम है। तो पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा पुल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल सक्रिय रूप से काम करता है, वो चंद्रमा का होता है। इसमें लिखिए, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति में सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का पृथ्वी पर पड़ता है। लिखिए, द मैक्सिमम फोर्स exerted by moon in compared to sun। सूर्य की तुलना में पृथ्वी का बल और चंद्रमा का बल अधिक सशक्त होता है, प्रभावशाली होता है। अब देखिए, इस चैप्टर में जितनी बातें हैं उसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक हो गया इंट्रोडक्शन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एक हुआ टाइप्स ऑफ टाइप्स प्रकाश, और तीसरा हो गया दैट इज अ थ्योरीज रिलेटेड टू टाइप्स। अगर हम 3 हिस्से को कर लें तो टाइड से रिलेटेड, ज्वार भाटा से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम सही सहजता से लिख सकते हैं, उस हिस्से का आंसर लिख सकते हैं। तो ये हिस्सा हमने भी जो लिखा है वो परिभाषा था। अब लिखिए इसकी टाइप्स या प्रकाश, ज्वार भाटा की प्रकाश। प्रकार को देखिएगा कि इसका इस प्रकार का सेक्शन बनता है। एक को कहते हैं दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, ऐसा। उसके बाद बोलते हैं मंथली टाइड, जिसको हम कहते हैं मंथली टाइड या मासिक टाइड्स। उसके बाद होता है वार्षिक टाइड्स, जो वार्षिक रूप से आता है। फिर हम कहते हैं दैनिक और फिर अर्धदैनिक। इस स्थिति में देखिए, ड्यूरनल और सेमी ड्यूरनल, इस प्रकार के ज्वार की स्थिति को देखते हैं। अब हमें इन सभी ज्वार की स्थिति को परिभाषित करना है और इसे डायग्राम्स के रूप में बेहतर रूप से समझना है। ऐसे एक चार्ट बना दीजिए। सबसे पहले दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, मासिक ज्वार, वार्षिक ज्वार, दैनिक और अर्धदैनिक। इसको इंग्लिश में लिखते हैं स्प्रिंग टाइड। पहला कंडीशन बना है स्प्रिंग टाइड, दूसरा कंडीशन नीप टाइड, तीसरा मंथली हमने लिखा हुआ है। उसके बाद एनुअल और ड्यूरनल एंड सेमी ड्यूरनल। इस प्रकार के ज्वार की स्थिति बनती है जिसमें हम ज्वार के प्रकार को पढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा एक कंसेप्ट है
कि हम सभी को एक एक रूप में देखें कि अगर दीर्घ ज्वार आता है तो कैसे आता है, किस कंडीशन बनता है, लघु ज्वार आता है तो किस कंडीशन बनता है, मंथली टाइड्स और जो दैनिक टाइड है उसका कैसा रूप होता है। सबसे पहले देखिए कि आपका एक इस तरह का कोई पृथ्वी है, अर्थ ले लीजिए, यहाँ पर कोई मून की स्थिति है, दैट्स एम फॉर मून। यहाँ पे कोई इससे बड़ा स्थिति बना दीजिए, एस फॉर सन की स्थिति होगी। अब यहाँ पे अगर इसको हम इस तरह डायग्राम में लाएं कि इस तरह का डायग्राम लाएं कि मून अर्थ को रिवॉल्व कर रहा हो, तो देखिएगा कि ये इलिप्टिकल हमने कुछ थोड़ा राउंड बना दिया है, ये इलिप्टिकल पाथ होता है, अंडाकार पथ होता है। तो ये मून कभी यहाँ इस स्थिति में आएगी, कभी इस तरह की स्थिति बनेगी, यहाँ की स्थिति, या फिर आपको लोअर बॉटम ऐसे स्थिति बनेगी। और अर्थ का स्थिति बनेगा कि अर्थ इसको रिवॉल्व करते हैं, किसको, सन, ऐसी स्थिति बनेगी। अब देखिए जब मून, अर्थ और सन इन तीनों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता हो, यानी दोनों एक समान हो, तो उसे इस स्थिति में स्प्रिंग टाइड बनते हैं, या इसको कहते हैं हम दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही एक रेखा में हो, तो ऐसे कंडीशन में सूर्य और चंद्रमा दोनों का संयुक्त प्रभाव पृथ्वी पर होता है। When there is a linear condition of sun and moon, there will be joint force on the earth, and the moon facing area will have a spring tide. अब देखिए यहाँ पे जो सामने मून फेसिंग एरिया है वहां पे स्प्रिंग टाइड आया और यहाँ पे जल का उभार नजर आया। अब देखिए सामने की ओर जो ज्वार आ रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रहा है, जब इसके अपोजिशन में जो ज्वार आएगा वो आएगा केंद्रापसारी बल के कारण। इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए अभी तक जो समझ में आया है हमें उस चीज में, पहला स्थिति कहा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में हो, तो इस कंडीशन में दीर्घ ज्वार आते हैं। भूगोल की भाषा में इसे, इस कंडीशन को सिजगी कहा जाता है। कंडीशन क्या हुआ, सिजगी। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में हो, इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। अब सिजगी का भी दो रूप है। देखिए जब मून बीच में हो तो इस कंडीशन को कंजंक्शन कहते हैं, या फिर हिंदी में उसे युति कहते हैं। जब पृथ्वी बीच में हो तो इस कंडीशन को अपोजिशन कहते हैं, या फिर इसे व्युति कहते हैं। युति और व्युति दोनों ही कंडीशन में, यानी कि कंजंक्शन और अपोजिशन दोनों कंडीशन में आने वाला ज्वार दीर्घ ज्वार होगा। अब देखिए इसमें इतने सारे फैक्ट्स आ गए, जितने सारे इंफॉर्मेशन आ गए कि उसको सिंक्रोनाइज करना जरूरी है। पहला हमने कहा अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लें कि हमें पढ़ना है दीर्घ ज्वार, हम लोग पढ़ रहे हैं दीर्घ ज्वार या स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड के लिए हमने पहला पॉइंट्स बताया कि ये तब आएगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा गया सिजगी। When there is a linear condition of sun, moon and earth in one line of 180 degree angle, it is named as सिजगी। इसे सिजगी कहा गया। तो आपको 180 डिग्री वाली कंडीशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने कहा इसको सिजगी। अब सिजगी का कंडीशन, एक रेखा का कंडीशन दो बार बनेगा। एक
तब होगा जब मून बीच में हो, और एक तब बनेगा जब मून इस कंडीशन में आ गया हो, पृथ्वी बीच में हो। तो पहले कंडीशन को कहा गया कंजंक्शन, और दूसरी कंडीशन को कहा गया अपोजिशन। इसे कहा गया युति और वियुति। इस कॉन्सेप्ट को यहां तक पहले लिख लीजिए, तो आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 180 डिग्री का कोण बनता हो तो दीर्घ ज्वार आते हैं। When there is a linear condition of 180 degree angle between sun, moon and the earth, the condition is named as the condition of spring tide. इसे वैज्ञानिक भाषा में सिजगी कहा जाता है। It is also named as सिजगी in scientific term. जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 180 डिग्री बना हो उसे वैज्ञानिक भाषा में हम सिजगी कहते हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सिजगी का कंडीशन क्या बनेगा, दो बनेगा। लिखिए सिजगी का दो कंडीशन बनता है, दो स्थिति बनता है। देयर आर टू कंडीशन ऑफ सिजगी। पहला लिखिए कंजंक्शन, हिंदी में लिखिए युति। लिखिए कंजंक्शन की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है। इन द कंडीशन ऑफ युति or in the condition of conjunction, the moon is located between earth and the sun. युति की स्थिति में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है। इन द कंडीशन ऑफ अपोजिशन लिखिए, वियुति की स्थिति में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होती है। सॉरी, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच स्थित होती है। इन द कंडीशन ऑफ अपोजिशन, अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन मून एंड द सन। वियुति की स्थिति में पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच स्थित होती है। तो अभी तक दो बातें क्लियर आया होगा। एक ये समझ में आया होगा कि स्प्रिंग टाइड की स्थिति में 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री की स्थिति को सिजगी कहा जाता है। सिजगी का दो रूप होता है, एक इसको कंजंक्शन कहते हैं जब मून बीच में हो। जब मून यहाँ चला आया हो और पृथ्वी सूर्य के बीच हो गया हो तो उसे हम वियुति कहते हैं। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे युति और वियुति से आगे यहाँ पे बातें आएगी। जैसे देखिए सूरज की रोशनी इस ओर से आ रही हो तो ये एरिया जो फर्स्ट हाफ है वो लाइटेड होगा और सेकेंड हाफ जो होगा वो डार्क हो जाएगा। एक एरिया, पहला एरिया क्या होगा, वो लाइटेड हो गया और सेकेंड एरिया क्या हो गया, डार्क हो गया। जब इधर से सूरज की रोशनी पड़ती हो तो ये एरिया लाइटेड हो गया और इधर वाला डार्क हो गया। दो स्थिति हो। अब देखिए जब इधर लाइटेड है सूरज की ओर और ये एरिया डार्क है तो पृथ्वी पर रहने वाले जितने निवासी हैं उन्हें सूरज चंद्रमा प्रॉपर नहीं नजर आएगा, जबकि इस कंडीशन में चंद्रमा पूरा नजर आएगा। सो इस कंडीशन को जहां चंद्रमा नहीं नजर आ रहा है उसे हम न्यू मून कहते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं अमावस की स्थिति। ये अमावस हो गया और ये वाली स्थिति को हम पूर्णिमा की स्थिति कहते हैं या इसको हम कहते हैं अब फुल मून की स्थिति। अब देखिए यहाँ पे एक कंजंक्शन, अपोजिशन और से अलग एक कंसेप्ट आया कि कंजंक्शन की स्थिति को शाब्दिक तौर पर हम क्या कहेंगे। सो कंजंक्शन की स्थिति को हम अमावस कहेंगे और अपोजिशन की स्थिति को हम पूर्णिमा की स्थिति कहेंगे। सो लिखिए द थर्ड इंफॉर्मेशन, अभी तक आपको तीन चीजें क्लियर हुआ होगा, 180 डिग्री सिजगी, अपोजिशन एंड कंजंक्शन। द फोर्थ चीज जो यहाँ पे जुड़ना है वो है न्यू मून एंड फुल मून। लिखिए दीर्घ ज्वार की स्थिति अमावस और पूर्णिमा की स्थिति होती है। द कंडीशन ऑफ स्प्रिंग टाइड ऑलवेज हैपेंस ऑन न्यू मून कंडीशन और फुल मून कंडीशन। या तो अमावस की स्थिति में आता है या फिर पूर्णिमा की स्थिति में आता है।
लिखिए न्यू मून कंडीशन। लेकिन न्यू मून कंडीशन में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित होती है। इन अ न्यू मून कंडीशन मून इज लोकेटेड बिटवीन अर्थ एंड द सन, एंड इन फुल मून कंडीशन द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन मून एंड द सन। सो पहली स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होती है, और दूसरी स्थिति में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है। सो पहला हो गया न्यू मून, फुल मून। अब देखिए पांचवा स्थिति। सो देखिए हम लोग स्प्रिंग टाइड में पांचवा इंफॉर्मेशन को जोड़ने जा रहे हैं। उसमें देखिए अब यहाँ सूरज है, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचनी है, और बीच में ऑब्स्टेकल क्या है, वो चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में जो आपको एक्लिप्स आएगा, जिसको हम कहते हैं ग्रहण, तो ये होगा सूर्य ग्रहण। यानी जब सोलर एक्लिप्स होगा तब भी स्प्रिंग टाइड होगा, और यहाँ पे सूरज चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, तो इसको कहा जाएगा ल्यूनर या चंद्र ग्रहण। तो इन दोनों कंडीशन में आने वाला ज्वार क्या होगा, दीर्घ ज्वार होगा। पांचवी इंफॉर्मेशन को जोड़िए उसमें कि कंजंक्शन की स्थिति में, इन द कंडीशन ऑफ युति, युति की स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, और वियुति की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। इन द कंडीशन ऑफ कंजंक्शन देयर विल बी सोलर एक्लिप्स, on the condition of opposition there will be lunar eclipse। लेकिन दोनों ही स्थिति में दीर्घ ज्वार आते हैं। मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आया होगा कि दीर्घ ज्वार कब आएगा और किन किन परिस्थितियों में विकसित होगा। पहला मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सीजगी की कंडीशन होगी, 180 डिग्री का कोण बनेगा। सीजगी का दो रूप हो जाएगा, एक कंजंक्शन और दूसरा अपोजिशन। यहाँ क्लियर हो गया। अब सिजगी की कंडीशन को हमने जोड़ा पूर्णिमा और अमावस्या, और फिर इन दोनों ही तिथि को, इन दोनों ही तारीख को स्थिति में क्या होगा, उस एरिया में लघु ज्वार आएगा और दीर्घ ज्वार आएगा। वो कंडीशन आमतौर पे एक्लिप्स का भी बनता है, जब कोई पर्टिकुलर डे में सूर्य ग्रहण लगा हो, चंद्र ग्रहण बना हो, तो ऐसी स्थिति में समुद्री ज्वार, ऊंचे ज्वार आया करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि ज्वार क्या है, और ज्वार के पहले प्रकार में हमने डिस्कस किया कि स्प्रिंग टाइड कब आता है, कैसे आता है। तो स्प्रिंग टाइड में देखिए कि जो ये कंडीशन बना, स्प्रिंग टाइड में यहाँ पे दूसरा टाइड आता है जिसको कहते हैं हम नीक टाइड, जिसको बोलते हैं हम लघु ज्वार, लघु ज्वार। अगर इसको सही से फिर से मैप बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, तो बेहतर होगा कि हमारे पृथ्वी बीच में ऐसे कंडीशन, इधर चंद्रमा, इधर चंद्रमा, इधर मून, ऐसा एक इलेक्ट्रिकल पाथ बनता है, ऐसा आप बना ले सकते हैं। और यहाँ पर सूरज की स्थिति बनी हुई है, ये सन है, ये मून है, ऐसा मून है जैसा हमने पहले बनाया था, और ये अर्थ है। अब देखिए, जब ये ऐसा कंडीशन बनता था, जब सभी लीनियर था, तो दोनों का संयुक्त बल पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का भी और चंद्रमा का भी। लेकिन जब ऐसा कंडीशन हो कि इन दोनों का बल संयुक्त न पड़ के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता हो, समकोण की स्थिति बनता हो, तो क्या होगा कि चंद्रमा और सूर्य दोनों का संयुक्त प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में बनने वाला ज्वार लघु ज्वार या नीक टाइड कहलाएगा। अब देखिए कब बनेगा। हमने कहा कि अमावस्या और पूर्णिमा, जो आपका फुल मून और न्यू मून है, दोनों कंडीशन में स्प्रिंग टाइड बन रहा है। तो उसके बाद जो सप्ताह होंगे, जैसे फर्स्ट वीक और थर्ड वीक, हर एक महीने का पहला और तीसरा सप्ताह नीक टाइड का होगा, और हर एक महीने का दूसरा और चौथा सप्ताह हमेशा स्प्रिंग टाइड का होगा, फोर्टनाइट की स्थिति बनेगी। सो लिखिए इसको लघु ज्वार।
लेकिन लघु ज्वार की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच समकोण की स्थिति होती है। इन अ नीप-टाइट कंडीशन there is a 90-degree angle between sun, moon and the earth. सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है और ऐसी स्थिति में दोनों का संयुक्त बल पृथ्वी पर नहीं लगता है। There is no joint force operated on the earth by sun and the moon in this condition. So यहाँ पे दोनों का संयुक्त बल नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी स्थिति को यह स्थिति महीने के पहले सप्ताह और तीसरे सप्ताह में होता है। नॉर्मली नीप टाइड अकर्स ऑन द फर्स्ट वीक एंड द थर्ड वीक ऑफ द मंथ। सामान्यतः जो नीप टाइड बनता है, लघु ज्वार बनता है, वो हर एक महीने के पहले सप्ताह और तीसरे सप्ताह में। ऐसा आप डायग्राम बना देंगे। देखिए यहाँ ये चैप्टर इसलिए भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है इस कंडीशन में कि अगर ऐसा प्रश्न पूछता हो तो आप इसको बहुत ही डायग्राम के द्वारा, मैप्स के द्वारा बहुत ही बेहतर ढंग से आप बता पाएंगे। तो अभी तक हमने बताया आपको स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। एक कंडीशन कहते हैं जिसको हम मंथली टाइड कहते हैं। मंथली टाइड, ये उसको कहते हैं मासिक ज्वार। मंथ में एक बार आता हो। इसको देखिए, यहाँ पे ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर चंद्रमा का ऐसा रिवोल्यूशन है, ऐसा रिवॉल्व करती है। आपको सारे 27 दिन जैसा आपने पढ़ा होगा, जिसे सोलर मंथ और ल्यूनर मंथ अलग अलग होते हैं। 30 दिन का हम सोलर मंथ मनाते हैं और चंद्रमा का दिन करीब 28 दिन का एक मंथ हम जोड़ते हैं, तो वीकली ऐसा होता है। तो जब ये इलिप्टिकल पाथ है, अंडाकार पथ है, तो इसमें दो बार ऐसा होगा कि एक बार अधिकतम दूरी पर होगा, चंद्रमा और सूर्य के बीच एक बार अधिकतम होगा और एक बार न्यूनतम होगा। एक बार मैक्सिमम होगा और एक बार न्यूनतम होगा। जब ऐसा कंडीशन हो, ये वाला ये क्लोज होगा और ये वाला मैक्सिमम होगा। अवर वाला क्या होगा, इसको कहेंगे हम पीरेजी, और इसको बोलेंगे हम एपोजी। पीरेजी और एपोजी। ऐसे कंडीशन जब बहुत ही नजदीक हो तो उसको क्या कहा गया, पीरेजी, और जब दूर हुआ उसको कहा गया एपोजी। इसको बोलते हैं हम उपभू और इसे हिंदी में कहते हैं अपभू। इसको लिखिए मंथली टाइड। लिखिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार पथ पर गमन करती है। The moon revolve around the sun on the around the earth on elliptical path. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार पथ पर गमन करती है, जिसके कारण महीने में एक बार अधिकतम दूरी और महीने में एक बार न्यूनतम दूरी होती है। Due to that, there is a maximum distance once in a month और minimum distance once in a month देखा जाता है। जब ये दूरी मैक्सिमम होगी, इसको मिनिमम होगी, तो उसको कहा जाता है पीरेजी या उपभू, और जब अधिकतम दूरी होगी उसको कहा जाता है अपभू। So in the condition of Pirazi, there is a spring tide. In the condition of Epozi, there will be neap tide or low tide. लेकिन उपभू की स्थिति में दीर्घ ज्वार आते हैं और अपभू की स्थिति में दीर्घ ज्वार आते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई ऐसा आ गया हो शब्द देख लीजिएगा। पिरेजी की स्थिति में लघु ज्वार आते हैं। सॉरी, जहां पे नजदीक हो गया तो आपको ज्यादा फोर्स आएगा। तो पिरेजी की स्थिति में स्प्रिंग टाइड आएंगे और जो एपोजी की दूर की स्थिति है वहां पे निप टाइड आएंगे। इसको करेक्ट अगर कुछ ऐसा मैं बोला हूं तो उसको ध्यान दीजिए कि अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी हो तो उस स्थिति को हम उपभू कहते हैं,
और ऐसी स्थिति में दीर्घ ज्वार आता है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं और ऐसी कंडीशन में लघु ज्वार आता है। When there is a minimum distance between Earth and the Moon, the condition is named as a perigee, and it is the condition of a spring tide. When there is a maximum distance between Earth and the Moon, it is named as apogee, and this condition leads to neap tide. और ऐसी स्थिति में लघु ज्वार आया करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि ज्वार को हमने डिफाइन किया स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड और मंथली टाइड। ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो देखिए, उसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि ईयरली टाइड, एनुअल टाइड्स। एनुअल ये उसको लिखेंगे हम वार्षिक ज्वार। वार्षिक ज्वार की स्थिति ऐसी बनती है कि हमारी ये वाला एरिया जान लीजिए कि हमारा सन है और सन के चारों ओर ये पृथ्वी इलिप्टिकल पाथ पर गमन करती है, मूव करती है। तो क्या होगा कि एक बार फिर से अधिकतम दूरी होगा और एक बार न्यूनतम दूरी होगा। वर्ष का कोई एक दिन होगा जहां पे, जैसे जनवरी कहते हैं, 3 जनवरी कहते हैं, तो वही होगा सबसे न्यूनतम दूरी। 4 जुलाई कहते हैं जो अधिकतम दूरी होता है। सो ऐसी कंडीशन में इसको कहते हैं हम पेरिहेलियन और इसको बोलते हैं हम एपहेलियन। इसको बोलते हैं उपसौर और इसको बोलते हैं अपसौर। जब सूरज और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी हो तो उसे कहा जाता है पेरिहेलियन। पेरिहेलियन और जो एपहेलियन, ठीक है, एपहेलियन जो अधिकतम दूरी हो उसे कहते हैं हम एपहेलियन। लिखिए एनुअल टाइड। लिखिए वर्ष में एक बार उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। There is a condition of a spring tide and low tide in annual condition. जब वार्षिक रूप से 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो दीर्घ ज्वार आते हैं। Annually, there is a minimum distance between Earth and the Moon on 3rd of January. This day is named as the day of spring tide. उसे हम दीर्घ ज्वार की स्थिति कहते हैं। In the same way, on 4th of July, प्रत्येक वर्ष के 4 जुलाई को सूर्य और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी होती है। इस कंडीशन को हम लघु ज्वार की स्थिति कहते हैं। दिस कंडीशन इज नेम्ड एज द कंडीशन ऑफ लो टाइड। तो हम लोगों ने अभी तक जो ज्वार पढ़े उसको देखिए कि सूर्य और चंद्रमा के बीच के कंडीशन के कारण ये डिफरेंट कंडीशन है। स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, मंथली टाइड, एनुअल टाइड। कभी कभी एक और भी टर्म आएगा जो आप देखेंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, जिसके चारों ओर इस तरह के रिवोल्यूशन पाथ है इसका। तो देखिएगा कि ये रोटेशन रिवोल्यूशन जो है वो करीब 28 दिन का है, 27 दिन सम आवर्स का होता है। और जो सोलर मंथ होते हैं वो करीब 30 दिन का होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि 2 दिन का गैप है। इसके कारण देखिएगा 24 घंटे 50 मिनट पर ज्वार आते हैं। 50 मिनट का डिफरेंस जो है वो इसलिए है कि हमारे 2 दिन का डिफरेंस है ल्यूनर और सोलर मंथ में। क्लियर? तो ये डिफरेंस जब हम अर्ध करते हैं, अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार जो है ऐसी कंडीशन बनेगा 12 घंटे दैट इज 25 मिनट। तो प्रत्येक दिन जो डिफरेंस है सोलर और ल्यूनर मंथ का, उसके कारण 24 घंटे 50 मिनट पे ज्वार आते हैं और अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 25 मिनट पे आते हैं। लिखिए ड्यूनल एंड सेमी ड्यूनल टाइड। लिखिए दैनिक रूप से
12 घंटे 24 घंटे 50 मिनट पर ज्वार आया करते हैं और अर्धदैनिक रूप से 12 घंटे 25 मिनट पर ज्वार आया करते हैं. So diurnal tide occurs at the interval of 24 or 15 minutes, and the semi-diurnal tide occurs at the interval of 12 hours 25 minutes. तो देखिए ये जो एरिया है टाइड का, उस टाइड के एरिया में हमने 3 एरिया डिसाइड किया था. एक एरिया डिसाइड किया था कि टाइड क्या है, दूसरा एरिया डिसाइड किया था टाइड के प्रकार कौन से हैं, और तीसरा एरिया हमने डिसाइड किया है कि टाइड से संबंधित ज्वार की उत्पत्ति के लिए जिन जिन विद्वानों ने सिद्धांत को दिया वो आपका एक क्वेश्चन बनता है. न्यूटन्स लॉ बनता है, या फिर हैरिस का सिद्धांत बनता है, वेबल का सिद्धांत बनता है. कोई 2 सिद्धांत को बहुत ही बेहतर ढंग से बता जाइए तो वो सेक्शन भी पूरा हो जाता है. इस ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसकी कैसी रूपरेखा है. थैंक यू.